हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑन कंटिन्यूटी। अभी तक हम लोग जो है लिमिट्स के बारे में समझ चुके हैं। लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 12 तक टोटल 12 लेक्चर हमने लिमिट्स पे बनाए हैं। जब हम लिमिट्स में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस रहना चाहिए समथिंग, है ना, विदाउट एनी ब्रेक। तो जब हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या है? जब हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, जैसे लाइक ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, ऐसे कुछ भी, तो अगर आप किसी फंक्शन के ग्राफ के ऊपर पेन रख के लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चलते हो, तो इन दैट केस आपका पेन कहीं भी उठना नहीं चाहिए उस ग्राफ के ऊपर चलते हुए। तो अगर ऐसा है कि ग्राफ के ऊपर जब हम चला रहे हैं पेन को, तो चाहे लेफ्ट टू राइट चले चाहे राइट टू लेफ्ट चले, अगर आपका पेन आपको उठाना नहीं पड़ा तो इन दैट केस आप बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर मैं एक ब्लैंक बना दूँ अगर, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आऊँगा, राइट टू लेफ्ट, तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू ए एक ऐसा पॉइंट है कि जब आप इस ग्राफ के ऊपर पेन को चला रहे थे तो यहाँ आके आपको जंप लेना पड़ेगा ऐसे। तब हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ये तो इसका एक बेसिक आइडिया हो गया कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है। फिर से सुन लो, अगर आपको ग्राफ गिवन है और आप उस ग्राफ के ऊपर पेन चलाते हो, चाहे लेफ्ट से राइट में चला रहे हो चाहे राइट से लेफ्ट में चला रहे हो, और आपको कहीं भी उस ग्राफ को पूरा ट्रेस करते वक्त पेन नहीं उठाना पड़ा, इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। जिन जिन पॉइंट्स पर अगर आपको पेन उठाना पड़ता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और जिन पॉइंट्स पर आपने पेन उठाया है दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गई एक लेमन डेफिनेशन कि भाई हमने इसका ये मीनिंग समझ लिया कि कंटिन्यूटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मीनिंग। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिव मीनिंग क्या है इसका, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए समझते हैं। तो जनरल डेफिनेशन हम समझते हैं पहले, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। मैं इस चैप्टर का आपको एक रिकैप दे दूं। इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे, मतलब कब बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। जब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो उसके बाद कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल ये डिस्कस करेंगे हम। तो मेनली ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि भाई व्हाट वी मीन बाय दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन क्या है समझिए। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में होने चाहिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मतलब अगर ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वो पॉइंट जिस पर आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। तो जिस पॉइंट पर भी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इक्वल टू fa इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब x इक्वल टू a पर लिमिट और x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो, दोनों फाइनाइट क्वांटिटी हो, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। अब चूंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स फंक्शन x इक्वल टू a के साथ साथ जिस पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं
x इक्वल टू ए के साथ साथ उस a के नेबरहुड में भी डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी। याद करो लिमिट में मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो ना हो, लेकिन अगर उसके नेबरहुड में डिफाइन है तो ही लिमिटिंग वैल्यू की हम बात करते हैं। अगर उसके नेबरहुड में भी डिफाइन नहीं है तो फिर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफाइन होना ही चाहिए, उसके नेबरहुड में भी डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा है और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब इसका क्या मीनिंग है? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, तो इसे आप लिख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। भाई लिमिट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर आर एच एल और एल एच एल इक्वल है। अब आर एच एल की डेफिनेशन क्या होती है? इसे आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो भाई हमारे पास ये जो है ये डेफिनेशन बन गई कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आर एच एल एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हों और वो तीनों एक फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल हों, तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपको एक फंक्शन देगा और बोलेगा कि भाई चेक करो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है आर एच एल एल एच एल और वैल्यू, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि आपको बोल देगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक कहीं अननोन डाल देगा। तो अननोन मान लो के है, तो के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर सपोज बोल दिया कंटिन्यूअस है ऐसा। तब आपको ये देखना है कि इसमें से आपको किन दो को लेके या तीनों को लेके यूज करते हुए ये आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के बनते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक नोट समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन अभी समझी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये हमने 6 ग्राफ बनाए हैं, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है और कैसे होता है और कब नहीं होता है। तो ये ग्राफ आपको इसमें भी हेल्प करेंगे कि रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं। फिर मैं नोट के सेकेंड पॉइंट में वो बात लिखूंगा भी कि रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है ना। देखिए x इक्वल टू ए पर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, ये ग्राफ जो बना हुआ है, अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलते हो तो आपको कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि x इक्वल टू ए पर ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, जो फर्स्ट है ये कंटिन्यूअस है। इसको अगर हम ग्राफिकली ना समझ के लिमिट के हिसाब से समझें तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर L मान लूँ तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से x इक्वल टू ए की तरफ बढ़ते हो तो ग्राफ जो है वो स्मॉल l की तरफ बढ़ता है। x इक्वल टू ए पर भी वैल्यू l है, और अगर आप राइट साइड से a की तरफ अप्रोच करते हो तो ग्राफ भी राइट साइड से यानी कि फंक्शन भी राइट साइड से l की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पर x इक्वल टू ए पर आप देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो LHL तो ये L1 है और ये यहां पर डार्क पॉइंट है। RHL जो है वो L2 है और x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू भी L2 है। लेकिन चूंकि L1 और L2 इक्वल नहीं है इसलिए यहां पर फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। फिर समझ लो LHL जो है वो L1 है, RHL L2 है और वैल्यू भी x इक्वल टू ए पर L2 है। बट चूंकि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हुई ना तो इसलिए दोनों अलग अलग होने के कारण ये फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस होगा।
अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x इक्वल टू ए पर LHL L1 है, RHL L2 है, बट x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर x इक्वल टू ए पर डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं है, तो x इक्वल टू ए पर यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे यहाँ पर देखो, इस केस में भी x इक्वल टू ए पर यहाँ पर ब्लैंक बना हुआ है। अगर आप LHL और RHL की बात कर रहे हो तो LHL और RHL तो दोनों L है, लेकिन x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू L है, लेकिन x इक्वल टू ए पर चूंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन है, लेकिन अगर इसकी LHL और RHL की बात कर रहे हैं तो LHL और RHL दोनों इक्वल है और वो L के इक्वल है, या L1 मान लो इसको, लेकिन x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है ये L2 है। तो चूंकि L1 और L2 इक्वल नहीं है इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन समझ में आ रहा है आपको? 2-3 रीजन आ चुके हैं अभी तक, अभी मैं उसको वापस से डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए, और लिमिट भी दोनों LHL और RHL ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे है ये, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो LHL और RHL जो है दोनों इन्फिनिटी को टेंड करते हैं और x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेटा रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या समझ में आया आपको? रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहला रीजन हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो, यानी कि RHL और LHL इक्वल ना हो, या कोई सी भी एक लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही हो, कम से कम एक लिमिट, दोनों भी कर सकती हैं। तो जैसे ये वाला केस था, यहाँ पर इस केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके पास रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला रीजन क्या बना? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ये चाहे f इक्वल टू मतलब x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो ना हो, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट या तो एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं होगा जैसे यहाँ पर नहीं है, या एफ ऑफ ए डिफाइन होगा बट वो लिमिट के बराबर नहीं हो। समझे नहीं समझे बात? तो एक रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो गया, और एक रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है कि एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है, जैसे इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ये 3 बेसिक रीजन्स होते हैं रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है ना, कि डिसकंटिन्यूअस कब होता है। तो ये पॉइंट मैं अलग से लिख भी देता हूँ। तो बेटा रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला रीजन है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, एफ ऑफ ए डिफाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल f(x) इक्वल टू बॉक्स x एट x इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस फाइंड करते हो तो f ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h होगा बॉक्स ऑफ 1 प्लस h। ये जो 1 प्लस h जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच की वैल्यू है, इसलिए इसकी लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी। लेकिन जब आप f ऑफ 1 माइनस फाइंड करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h ऐसे आएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h जो है वो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर RHL और LHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इक्वल ना होने की वजह से इस f(x) इक्वल टू बॉक्स x की लिमिट x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डेफिनेशन जो LHL R इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू तो फंक्शन होना चाहिए था कंटिन्यूस होने के लिए, वैसे तो नहीं हुआ। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इवन ऐसा नहीं है कि x इक्वल टू 1 पे ही ले आप, जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि f(x) इक्वल टू बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n बिलोंग्स टू z। मतलब कोई भी आप इंटीजर लोगे ना तो उस पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा।
तो बेटा पहला रीजन समझ में आ गया आपको रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड रीजन लेते हैं, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में बेटा देखो सेकेंड रीजन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, बट ये दोनों एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई टू इफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड पाई बाई टू इफ एक्स इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां पर लिमिट फाइंड करते हो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है इसका मतलब हो गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब आपको ये डेफिनेशन लेनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से याद कर लेते हैं एक बार। एक्स टेंडिंग टू 1 है तो इसका मतलब x माइनस 1 टेंड्स टू 0 मतलब t टेंड्स टू 0। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा ये, मतलब x की x माइनस 1 को आपने t माना तो x इक्वल टू 1 प्लस टी। सो लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बन गया माइनस टी इंटू 10 पाई बाई 2 और x की जगह आपने 1 प्लस टी पुट किया 1 प्लस टी, ऐसा हो गया। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस टी और देखो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा बन जाएगा जो कि माइनस कोट थीटा होता है, तो माइनस कोट पाई टी बाई 2 ऐसा बन गया ये। इसे आप लिमिट t टेंड्स टू 0 देखो t इंटू इसे आप कोस पाई टी अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हो और डिनोमिनेटर में आ गया साइन पाई टी अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे 2 बाई पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो लिमिट है ये 1 हो गई, t टेंड्स टू 0 पे ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ गया 2 बाई पाई, मतलब लिमिट की वैल्यू। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो तो 2 बाई पाई है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो अब देखते हैं थर्ड रीजन क्या है। अब क्या बचा रीजन, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब x इक्वल टू ए जो है फंक्शन के डोमेन में ना हो, उस पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो तीसरा रीजन बेटा वही है, चलिए समझते हैं उसको भी। थर्ड रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है बेटा, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि x इक्वल टू ए जिस पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर वो डिफाइन नहीं है तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बिकॉज f1 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। जो हमने ये रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझे, 3 रीजन्स थे, हमने इनके साथ साथ में एग्जाम्पल भी लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा एक एग्जाम्पल जो है हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने का क्या कारण है, कब कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो ये एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है 0 से 6 तक, मतलब इसके डोमेन में 0 से 6 इंटरवल हो गया। पहले हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है 1 है,
और RHL भी, यानी कि अगर आप राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बच्चों को मन में चल रहा होगा सर LHL का क्या हुआ इसका, तो चूंकि इधर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल राइट साइड से कंटिन्यूअस है और उस पर वैल्यू इक्वल है, तो मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। क्योंकि जहां पर फंक्शन डिफाइन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, क्योंकि कंटिन्यूटी जो होती है वो इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। तो 0 से 6 में डिफाइन है फंक्शन, तो 0 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, 6 के राइट में क्या हो रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड पॉइंट एट, अच्छा रीजन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर f(0) और f(0+) ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, जबकि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इसकी 1 है। तो x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज f(1) माइनस जो है वो 0 है और f(1) और f(1+) ये दोनों ही वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 पर, ऐसे बना लेते हैं रोमन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट। एट x इक्वल टू 2 f इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, देखो ग्राफ देख लो, पहचान जाओगे। x इक्वल टू 2 पर LHL और RHL दोनों 1 आ रही है, लेकिन x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। f(2) इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए, बल्कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट 1 है। फोर्थ पॉइंट, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे देखो, x इक्वल टू 3 पर LHL 2 है, RHL भी 2 है, लेकिन x इक्वल टू 3 पर वैल्यू जो है वो 3 है, तो f(3+ इज इक्वल टू f(3- इज इक्वल टू 2, बट f(3) इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है बट दैट इज नॉट इक्वल टू f(a), यानी कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 4 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 4 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। x इक्वल टू 5 पर फंक्शन लिमिट जो है इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए इस पर भी डिफाइन नहीं होगा, सॉरी वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको एक बेसिक आइडिया अच्छे से आ गया होगा। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, लाइक पोलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सभी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। फिर सुन लो, ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शंस लाइक पोलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब इस पे शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड वेदर द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। f(x) एक फंक्शन दिया है sin πx/2 व्हेन x इज लेस देन 1, box x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होने के लिए LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। देखो इसे मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, एक बार हम प्रॉपर डेफिनेशन लगा के चलेंगे, एक बार डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो समझेंगे। तो पहला जो फर्स्ट मेथड है वो आप प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। देखो f(1) पहले फाइंड करते हैं, यानी कि LHL एट x इक्वल टू 1। तो बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1-h)। चूंकि 1-h लेस देन 1 है, इसलिए आपको ये पहले वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी इसमें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin π/2 इंटू 1-h।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, ये हो गया कोस पाई बाई 2 h, पाई यानी कि पाई h बाई 2। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी जो LHL है वो 1 आ गई। RHL देखो f ऑफ 1 प्लस, तो बाई डेफिनेशन ही क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप एक बात देखो यहाँ पर, ये जो 1 प्लस h है ये 1 से ज़्यादा है वैल्यू, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन लगेगी एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स यही है। तो ये हो गया बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच। चूंकि 1 प्लस एच 1 से 2 के बीच की क्वांटिटी है, इसलिए इसकी बॉक्स वैल्यू 1 हो गई। आल्सो एफ ऑफ 1 अगर आप फाइंड करते हो तो x की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो इस डेफिनेशन में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये दिया आपको। तो ये हो गया बॉक्स ऑफ 1, जो कि एक्चुअली 1 होता है। तो सिंस f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1, दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको एकदम डायरेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप देखो, कोशिश करना कि समझ में आ जाए आपको, है ना। उससे क्या है कि बहुत बार हमारा टाइम सेव हो जाया करेगा। देखो आपको एफ एक्स दिया है साइन पाई एक्स बाई 2 वैन एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये। तो जब आप एफ ऑफ 1 माइनस फाइंड करोगे तो 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा कम, यानी कि लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो आप देख सकते हो डेफिनेशन ये है, तो यानी कि आपको ये 1 इसमें पुट कर देना है, तो सीधा आ जाएगा साइन पाई बाई 2 जो कि 1 है। और जब आप f1 प्लस फाइंड करोगे तो 1 प्लस के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। और f1 तो खैर इसमें आप पुट करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फिर से समझ लो, देखो f ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से कम, और 1 से कम है तो ये डेफिनेशन लेनी है, यानी कि x इक्वल टू 1 आपको यहाँ पुट करना है। जब आपको f1 माइनस चाहिए, f1 प्लस चाहिए तो आपको यहाँ पर पुट करना है, और f1 चाहिए तो भी यहीं पर पुट करना है x इक्वल टू 1। तो आप वो जो लिमिट h टेंड्स टू 0 वाली है डेफिनेशन, उसको लगाने से बच सकते हो, और ये लगभग हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स वैन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर वैन एक्स ग्रेटर देन 1 एट एक्स इक्वल टू 1। ये पता करना है हमें कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इसे भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो f ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस में आप x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यही वैल्यू f ऑफ 1 की आएगी। और f ऑफ 1 प्लस में आप देख सकते हो कि आप x इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे तो सारी जो वैल्यू जो है इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू 1 पर f इज कंटिन्यूअस। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये जो तरीका है ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला, ये तरीका आपके बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड में तो वो h टेंड्स टू 0 वाला ही लगाना है आपको। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपको y इक्वल टू x लाइन बनानी है। तो देखो y इक्वल टू x लाइन जो है वो ये लाइन है y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x आपको लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू 1 से पहले पहले। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 1 देता है, इसके बाद में ये वैल्यू ऐसे पैराबोला बन जाएगा, ये पैराबोला। तो आप देख सकते हो कि जब आप इस ग्राफ के ऊपर चलोगे तो कहीं भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 पे दोनों ही जगह से वैल्यू 1 आ रही है। तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। अब अगर इसको मैं आपको बोर्ड वाले तरीके से समझाऊं तो बोर्ड वाले तरीके से कैसे करेंगे आप? देखो बोर्ड में कैसे करना है, मतलब बोर्ड वाले तरीके से मेरा मतलब है कि बोर्ड में कैसे करना है आपको। देखो LHL एट x इक्वल टू 1, तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h जो कि लेस देन 1 है,
इनपुट में जब लेस देन 1 होता है इनपुट में, तो आपको पहली डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो ये हो गया 1 माइनस एच। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये क्या होता है, एफ ऑफ 1 प्लस, बाय डेफिनेशन इट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच इज समथिंग ग्रेटर देन 1, तो आपको ये डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ये भी 1 आ जाएगा। डायरेक्ट इसलिए पुट कर पा रहे हैं क्योंकि ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड लगेगा। आल्सो F1 क्या होगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे यहाँ पर, तो F1 आएगा 1। तो आप देख सकते हो कि f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1। दिस इम्प्लाई दैट f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो है ना, ये इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है बोर्ड में, ठीक है, उसमें डायरेक्ट वाला तरीका मत अपनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इफ पॉसिबल फाइंड वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इफ पॉसिबल फाइंड वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें एफ एक्स गिवन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 2, लेमडा व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड अंडर रूट 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस पाई माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। तो एक बात तो आप समझो कि लेमडा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो भाई x इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू लेमडा है, तो अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो तो प्रूफ हो जाएगा कि भाई लेमडा की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर LHL और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर RHL फाइंड करते हैं। देखो LHL एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया f ऑफ पाई बाई 2 माइनस, बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट भी x की जगह पाई बाई 2, इसमें x टेंड्स टू पाई बाई 2 यहाँ लगा सकते हो, तो डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, हालांकि 0/0 फॉर्म है तो लिमिट तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप x टेंड्स टू पाई बाई 2 जब इसमें फाइंड करोगे तो वो एक्चुअली LHL होगा, है ना। लेकिन क्योंकि बोर्ड की भी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है, इसलिए बोर्ड में कैसे अप्लाई करना वो हैबिट में होना चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस h इज समथिंग लेस देन पाई बाई 2। सो यहाँ पर x की जगह सभी जगह पर पाई बाई 2 माइनस h रख देंगे। तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h अपॉन 1 प्लस कोस 2 1 प्लस कोस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस h अपॉन 1, देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, माइनस कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 1 माइनस कोस 2h ऐसा बन गया ये, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हालांकि आपको लग गया होगा आइडिया की लिमिट क्या आएगी इसकी, बट फिर भी प्रोसेस से कर लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर h बाई 2 है, इसलिए यहाँ पर आपको h बाई 2 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो इंटू h स्क्वायर बाई 4 यहाँ हो गया। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर h है, तो यहाँ h स्क्वायर चाहिए, तो इंटू h स्क्वायर करना पड़ेगा।
जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी और ये जो लिमिट है ये भी 1 हो जाएगी। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो कुल मिला के जो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस है, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4। ठीक है, ये एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस है। अब हम एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस फाइंड करेंगे। तो बेटा आर एच एल फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, जो कि एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। इनपुट जो है वो पाई बाई टू से थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ये डेफिनेशन यूज होगी। तो जहाँ जहाँ भी एक्स आया वहाँ पर सभी जगह पे पाई बाई टू प्लस एच रख दिया। तो ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू 0। जब आप इस सिंप्लीफाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में आपके पास केवल √2h रह गया अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये 2 पाई से पाई कट जाएगा 2h, तो यहाँ पर ये हो गया √4 + 2h - 2। अब आप देखो ये जो है 0/0 फॉर्म में है, 0/0, ये 4 + √2h ऐसे है। तो इसमें आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, तो √4 + √2h + 2 और √4 + √2h + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2h एज इट इज इनटू √4 + √2h + 2, ये भी एज इट इज अपॉन। अब आप देखो बेटा डिनोमिनेटर में ये a - b, a + b, ये a - b और ये a + b, तो a² - b², तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल √2h बचेगा, √2h। ये √2h से √2h कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 + 2 4, तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस जो है वो 4 आ गया। तो हमने इसमें क्या देखा बेटा कि एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस। मतलब यहाँ पर LHL और RHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही थी बट दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आप लेमडा को तो कोई भी वैल्यू ऐसी दे ही नहीं सकते जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस ऑलवेज, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस ऑलवेज। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू x + a√2 sin x when 0 < = x < π/4, 2x cot x plus b when π/4 < = x < π/2, a cos 2x minus b sin x when π/2 < x < π is continuous at x = π/4 and x = π/2। तो a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस बार हमें कंटिन्यूस गिवन है π/4 पर और π/2 पर। तो देखो सिंस f is continuous, since f is continuous at x = π/4, therefore f of π/4 minus will be same as f of π/4 plus will be same as f of π/4। सब लोग सहमत हैं इस बात से। अब एक बात देखो, π/4 माइनस मतलब π/4 से कम, यानी कि यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा x की जगह π/4 पुट कर दो। एक बात और देखो, f ऑफ π/4 प्लस और f ऑफ π/4 तो सेम ही आएगा यहाँ से, है ना, तो दोनों बराबर रहने। तो इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों को आपस में लेके चले। तो जब हमने f ऑफ π/4 माइनस किया तो π/4 प्लस साइन π/4 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, a इज इक्वल टू f ऑफ π/4 प्लस, यानी कि यहाँ पर आपको x की जगह π/4 डालना है, तो 2 × π/4 π/2 हो गया, और कोट π/4 1 होता है, तो 2 × π/4 मतलब π/2 प्लस b। तो a - b
इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, x इक्वल टू पाई बाई 4 के साथ साथ x इक्वल टू पाई बाई 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ पाई बाई 2 माइनस विल बी सेम एज f ऑफ पाई बाई 2 प्लस। पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 की वैल्यू सेम ही है, इसे आने वाली है। तो देखो जब x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो कोट पाई बाई 2 होता है 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। तो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस हो गया 0 प्लस b इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस के लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा x की जगह पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा a कोस पाई यानी कि माइनस a माइनस b। तो यहाँ से मेरे पास a इक्वल टू माइनस 2b आ रहा है, ये सेकंड हो गया। जब मैं a इक्वल टू माइनस 2b यहाँ रखूंगा फ्रॉम 1 पुट इन 1, तो माइनस 2b माइनस b माइनस 3b इक्वल टू पाई बाई 4, तो b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, तो b माइनस पाई बाई 12 हो तो a की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 6। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स वैन एक्स इज लेस देन 0, बी वैन एक्स ग्रेटर देन 0, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस सी टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f ऑफ 0 माइनस विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस। पहले इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, हालांकि आप x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब हो गया कि आपको इसमें लिमिट लगानी है ना, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो या h का यूज करके लगा लो, चलो डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू बी, f 0 की वैल्यू, एंड अगर इन दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं तो b इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस मतलब इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस सी टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप देखो बेटा कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी e की पावर a, क्योंकि 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा हुआ है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स जब करोगे तो e की पावर a आ गया इक्वल टू b। मतलब यहाँ पर आपके पास a इक्वल टू ln b आ गया है, a इक्वल टू ln b, यानी कि a की वैल्यू b की टर्म में। यहाँ पर देखते हैं b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो x टेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट 0/0 फॉर्म में होनी चाहिए थी। ये तभी पॉसिबल है जब x टेंड्स टू 0 हो और ये c की वैल्यू 1 हो, तो c इक्वल टू यहाँ पर 1 होना चाहिए, c की वैल्यू 1 होगी तभी ये 0/0 फॉर्म में आएगा। तो x टेंडिंग टू 0 जब हमने c को 1 लिया तो ये बन गया x प्लस 1 की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी आप x प्लस 1 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो। अब ये हो गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की फॉर्म, तो 1 बाई 3 इंटू a मतलब n a की पावर n माइनस 1 होता है ना बेटा, तो ये 1 बाई 3 इंटू 1 की पावर माइनस 2 बाई 3, यानी कुल मिला के 1 बाई 3 आ गया। ये b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आ गई 1 बाई 3। b अगर 1 बाई 3 है तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू ln 1 बाई 3 या माइनस ln 3। तो इस तरीके से आपको a b और c तीनों की वैल्यूज मिल गई। यहाँ पर इसमें ये बात सोचने वाली इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसको 0/0 फॉर्म में बनाना है, तो या तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लगा लो कि भाई c1 होना चाहिए, या दूसरा तरीका ये था कि आप इसको एक्सपेंड कर लो और उससे ही आपको पता लग जाएगा कि c प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3 में इस 1 को कैंसिल करने के लिए आपको
c-1 जो टर्म बनेगी कांस्टेंट टर्म, जब तक वो जीरो नहीं होगी तब तक ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए c-1 को जीरो होना चाहिए, तो c की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो बेटा इस लेक्चर 1 ऑफ कंटिन्यूटी में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा कि कंटिन्यूटी का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीनिंग क्या होता है। 5 इसमें हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हम लेक्चर 2 में कंटिन्यूटी के ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको और देंगे, थोड़े और डिफरेंट टाइप्स के, जिससे आप लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ कि अब आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट अप्लाई करना आ गया है। थर्ड लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।